मेरा नाम है चितरंजन कुमार और मैं नोएडा में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में चीफ एडवाइज़र हूँ। मैं एक बिहार के छोटे से गांव का रहने वाला हूँ और मैं 99 दिसंबर में नोएडा आया। तो जहाँ मैं रहता था उसके नीचे एक मेरे मित्र थे, उन्होंने मुझे LIC पॉलिसी करने का सुझाव दिया। मुझे बड़ा अटपटा लगा। मैंने कहा अभी तो दूसरी सैलरी आई है, अभी तो कपड़े खरीदने हैं, घर भेजना है, बहुत सारा कुछ करना है। बट उन्होंने कहा कि देखो पैसे कमाने शुरू कर दिया है तुमने, तो तुम्हें इंश्योरेंस भी कराना चाहिए। उन्होंने इंश्योरेंस के महत्व के बारे में मुझे समझाया और मैंने एक पॉलिसी करा ली। उसी दौरान मुझे अपना LIC का प्रीमियम भरने का मौका मिला। उन दिनों ऑनलाइन होता नहीं था, तो मैं LIC ऑफिस चला गया और वहाँ प्रीमियम भरने की लाइन में खड़ा हो गया। काउंटर के बगल में ही एक LIC एजेंट बनने का बोर्ड लगा हुआ था, वैकेंसी थी। तो मैंने सोचा यार ये काम भी ट्राई करते हैं, अप्लाई कर दिया। और एक हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद मुझे एक एग्ज़ाम देना था और एग्ज़ाम देने के बाद मैं पास हो गया और नाउ आई बिकेम LIC एजेंट। बट उसमें भी कोई ऐसा कोई दूर तक लंबा कोई लक्ष्य नहीं था। 2003 में मैंने LIC एजेंसी ले ली और 2003 से मैं काम करने लगा। उन्हीं दिनों की बात है, मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ और मुझे अचानक घर जाना पड़ा। दैट टाइम आई रियलाइज कि अगर मैंने लाइफ में कुछ बड़ा नहीं किया तो मेरे परिवार का बहुत बड़ा, मुझे लगा कुछ सीरियसली कुछ करना चाहिए। एंड दैट टाइम आई टेकन सीरियसली माय LIC एजेंसी। मैंने पार्ट टाइम करके अपनी इस एजेंसी को शुरू किया था और 2-3 साल यूं ही पार्ट टाइम चलता रहा। पार्ट टाइम में मैं बहुत अच्छा काम कर रहा था, बट मैंने रियलाइज किया कि जो लोग LIC का काम करते हैं उसमें से कुछ लोग जो फुल टाइम करते हैं, जो प्रोफेशनली इसको करते हैं, उनके अलावा जितने भी लोग हैं उनका कोई करियर ओरिएंटेड नहीं है। कोई प्लम्बर है, कोई अकाउंटेंट है, कोई टीचर है, कोई कुछ और कर रहा है और वो साथ में LIC एजेंसी भी करता है। इसलिए नहीं करता कि उससे आपका जीवन का कुछ चेंज कर देना चाहता है या आपके जीवन को कुछ प्रोटेक्शन देना चाहता है या आपकी लाइफ की फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहता है, इसलिए नहीं करता वो इसलिए करता है कि चलो एक LIC पॉलिसी कर लेंगे, किस तरह से एक पार्ट टाइम इनकम हो जाएगी। ये मुझे रियलाइज हुआ और इस रियलाइजेशन ने मुझे बताया कि या तो मुझे इस इंडस्ट्री में एक्सपर्ट की तरह काम करना चाहिए, मुझे प्रोफेशनल बनना चाहिए, मुझे उस आदमी की जिससे मैं मिलने जा रहा हूँ या जिसका मैं इंश्योरेंस कर रहा हूँ, मुझे उसके जीवन को अपने जीवन की तरह सोच के प्लान करना चाहिए। सो पार्ट टाइम LIC एजेंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इतनी रिसर्च करे, इतनी पढ़ाई करे और इतनी आपके पैसे को अपना पैसा समझ के उतना एक्सप्लोर करे चीजों को। तो मुझे अब समय आड़े आ रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं नौकरी क्विट करता हूँ और इस काम को फुल टाइम करूंगा। मैंने अपने पिताजी को बताया। उन्होंने कहा नहीं, ये काम उतना अच्छा नहीं है कि तुम एक सॉफ्टवेयर कंपनी की नौकरी छोड़ के फुल टाइम इसको अपना एक करियर बनाओ। मैंने कहा नहीं, मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ। स्किल तो है ही मेरे पास कंप्यूटर की, अगर मैं नहीं कामयाब हो सका तो वापस मैं नौकरी कर लूंगा। मेरे अंदर थी एक इग्नाइट थी कि मुझे कुछ करना है, मतलब इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कुछ करना है, क्योंकि यहाँ पे लोग उतने प्रोफेशनल नहीं है। तो एक्चुअली ये प्रोफेशन वैसे भी इंटेलेक्चुअल द्वारा थोड़ा इग्नोर किया हुआ प्रोफेशन है। आप सोचिए, एक आदमी इस शहर में बड़ी मुश्किल से पैसे कमाता है, उससे भी बड़ी मुश्किल से वो पैसे बचाता है और वो एक ऐसे आदमी को दे देता है जो उसमें एक्सपर्ट नहीं है। तो मुझे लगा कि इसमें कुछ वैक्यूम तो है, मतलब कहीं वो खाली जगह है जिसको भरा जा सकता है। और जिस शहर में रहता था, नोएडा शहर या रहता हूँ, ये शहर बहुत पैसे वालों का है, यहाँ बहुत धनाढ़ लोग हैं। तो उनको अगर सही आदमी गाइड करे सही तरीके से तो यहाँ अच्छा काम किया जा सकता है। LIC पॉलिसी को लोग तब भी, और मुझे लगता है कि अभी पीछे 2000 कोरोना से पहले तक इंश्योरेंस पॉलिसी को लोग सिर्फ एक पॉलिसी की तरह लेते हैं, मतलब उसको कोई एक सॉल्यूशन के रूप में कोई नहीं लेता। कोई LIC एजेंट घर आ गया है और या कोई इंश्योरेंस एजेंट उनके पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए वो एक पॉलिसी ले लेते हैं, दैट्स इट। इससे ज्यादा टैक्स सेविंग उनको करना होता है, इसलिए वो पॉलिसी ले लेते हैं। तो मैंने कहा इससे आगे हटके इसको एक फाइनेंशियल, जबकि इंश्योरेंस फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है,
अगर हम फाइनेंशियल ट्रायंगल को देखेंगे तो सबसे जो बेसिक जो प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट होती है वो होती है इंश्योरेंस कवरेज। किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए उसके रिस्क को पहले असेस किया जाता है। तो ये सब मैंने समझा, पढ़ा, और मैंने 2-3 साल लगातार इसी की पढ़ाई करी। फुल टाइम नौकरी छोड़ा, फुल टाइम इस प्रोफेशन में आया। हालांकि मेरे पिताजी की आपत्ति के बावजूद मैं इस इंडस्ट्री में आया था। तो वो मुझे समझाने गांव से दिल्ली तक आए। मैं उनको ऑफिस ले गया, अपने डेवलपमेंट ऑफिसर से मिलवाया, अपने ऑफिस के ब्रांच मैनेजर से मिलवाया, वहाँ लगे मेरे पोस्टर्स, मेरे फोटो, मेरा रैंकिंग, ये सब दिखाया। उनको अच्छा लगा देख के, बट वो उससे कुछ खास प्रभावित नहीं हुए। उनको, उनके मन में जो छवि थी LIC एजेंट की, वो गांव में जो LIC एजेंट्स की उन्होंने देखी होगी, तो उन्होंने कहा कि यार ये भीख मांगने का काम है, ये तुम मत करो, तुम्हारी शादी नहीं हुई है अभी। कोई शादी नहीं करेगा LIC एजेंट से। वो उनका कहने का अभिप्राय ये था कि एक इरेगुलर इनकम, इरेगुलर कोई अनसर्टन फ्यूचर वाले आदमी के साथ कोई क्यों अपनी बेटी की शादी करेगा। तो थोड़ा सा उनमें मतलब वो मुझे समझाना चाहते थे, समझा भी दिया उन्होंने, बट फिर भी मैंने उनके सलाह को दरकिनार करते हुए मुझे लगा कि इसमें कुछ है, तो मैंने इसको प्रोफेशन चुना। तो जब मैंने प्रोफेशन चुना, उसका 2-3 साल तक लगातार मैंने इसी की पढ़ाइयाँ करी, इंश्योरेंस, फाइनेंस, उसमें बहुत बहुत योगदान था। हमारे एक श्री मुकेश जोशी जी, IOE इंस्टीट्यूट है, उसमें मैंने बहुत सारी क्लासेस ली। उसके अलावा MDI गुड़गांव और भी बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में श्री पंजाब सिंह जी, महबूब चिरानिया, कासिम रजा, ऐसे बहुत सारे ट्रेनर, राजेश टैगोर, ऐसे बहुत सारे ट्रेनर लोगों के साथ मैंने समय बिताया और उनका फाइनेंशियल प्लानिंग से रिगार्डिंग और इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट के बारे में अपनी नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश की। 2005 से ये सिलसिला 2008 तक चला और 2008 तक आते आते मैं अपने ब्रांच में ठीक ठाक काम करने के रूप में जाना जाता था। मैं अपने ब्रांच का लीडिंग एजेंट था। हमारे ब्रांच में तब लगभग 400-500 एजेंट हुआ करते थे। हालांकि एजेंट तो बहुत थे, लेकिन जो इनफोर्स एजेंट थे वो लगभग 400-500 के आसपास थे और उन 400-500 में मेरा दूसरा, तीसरा, चौथा रैंक हुआ करता था। 2008 ऑनवर्ड्स मैंने अपने ब्रांच में लीड करना शुरू किया और मुझे लोग एग्जाम्पल के रूप में या एक अच्छा इंश्योरेंस एडवाइजर के रूप में जानने लगे थे। नोएडा में मेरी जान पहचान बढ़ने लगी थी। शुरुआत में मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तो हर आदमी एक अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाता है। मेरे भी लिस्ट बनाई थी और जिन लोगों के भरोसे मैंने ये काम शुरू किया था आपके साथ भी हुआ होगा कि सबसे पहले वही किनारा करते हैं, तो देन यू हैव टू बी प्रोफेशनल। तो आपको वो एक्चुअली आपके लिए झटका नहीं होता है, मुझे लगता है वो आपका एक स्टेपिंग स्टोन है। उससे आपको समझ में आ जाता है कि पोलाइटली काम नहीं चलेगा, मतलब आपको रिलेशन के बेस पे काम नहीं करना है, आपको अपने स्किल के बेस पे काम करना है। देन यू हैव टू एनहांस योर स्किल। देखिए, मुझे लगता है जीवन में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक विल और एक स्किल। आपको कुछ चीज करनी है, ये आपका विल है, उसको पाने की चाहत, उसको हासिल करने का जुनून, और दूसरी है स्किल, उसको करने के लिए जो जरूरी आपको नॉलेज चाहिए, जो स्किल चाहिए वो। तो अगर आपका विल होना तो आप स्किल को डेवलप कर सकते हैं, पर अगर स्किल सिर्फ स्किल हो और विल ना हो तो आप नहीं कर सकते। आप बहुत अच्छा तैरना जानते हैं और आप इंग्लिश चैनल को पार करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप सिर्फ तैरना जानते हैं और पार नहीं करना चाहते तो कभी नहीं कर पाइएगा। लेकिन अगर आप इंग्लिश चैनल को पार करना चाहते हैं और तैरना नहीं भी जानते तो हो सकता है एक दिन आप पार कर लीजिएगा, क्योंकि उसके लिए सबसे जरूरी चीज है तैरना सीखना। तो आप तैरना सीखिएगा और उसको आपका वजह होनी चाहिए। चीज को अचीव करने के लिए, कहीं पहुंचने के लिए आपको एक सॉलिड वजह होनी चाहिए, और वो वजह था मेरा परिवार। कि 2003 से जब मैंने काम शुरू किया था, उसके 2-4 महीने में ही मैंने जब इस काम को स्टडी किया था, तब मैंने एक चीज नोटिस कर ली थी कि आप किसी के घर जाके पॉलिसी नहीं बेचना है। मतलब किसी को जाके कहिए कि आप पॉलिसी करा लो, वो शायद अगर आपका बहुत नजदीकी हुआ तो करा लेगा, लेकिन इससे आप एक करियर नहीं बना सकते हैं। तो मैं क्या करता था कि मैं किसी घर जाने से पहले उसके इंफॉर्मेशन जुटाता था
जैसे वो क्या करता है, उसके परिवार का क्या स्टेटस है, उसके कितने बच्चे हैं, उसके घर में आय कितनी है, कितनी अर्निंग सोर्स है, और वो उसकी इनकम कितनी इंपॉर्टेंट है, उसके लाइफ के क्या क्या गोल्स हो सकते हैं पॉसिबली। जैसे बच्चे छोटे हैं तो उनकी पढ़ाई हो सकती है, उनकी शादी हो सकती है, वो अगर प्राइवेट नौकरी में है तो उसका रिटायरमेंट हो सकता है। ऐसे क्या क्या पॉसिबल गोल्स हैं, उसकी लाइफ में क्या क्या रिस्क है। अगर वो प्राइवेट नौकरी करता है तो उसकी अनसर्टेन इनकम होगी, नौकरी अनसर्टेन होगी। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसकी लिमिटेड इनकम होगी। तो ये सारे फैक्ट्स में जुटाता था पहले, और एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान बना के उसको लेके जाता था। मैं उसको बताता था कि देखिए ये मैंने समझा है आपके बारे में, आप मुझे और कुछ इनपुट दीजिए। तो और अगर मैं आपकी जगह होता तो ये स्टेप उठाता जिससे मेरा फाइनेंशियली मेरा लाइफ को मैं फाइनेंशियली सिक्योर कर सकता हूँ। उनको अच्छा लगता था क्योंकि इतना होमवर्क करके कोई जाता नहीं था। तभी मुझे रियलाइज होता कि मैं इस काम में अच्छा कर सकता हूँ, और तभी मैंने ये स्टेप भी उठाया था कि मैं इस काम को फुल टाइम करूँ। खैर, तो 2008 में मैं जेडएम क्लब मेंबर बना। मेरी एंट्री जोनल मैनेजर क्लब से हुई थी क्योंकि मैं ठीक ठाक काम करने लगा था। उसके 1 या 2 साल बाद मैं चेयरमैन क्लब मेंबर हो गया, और उसी साल 2008 में मैंने पहली बार MDRT क्वालिफाई किया था। मुझे लगा ये MDRT, मुझे बताया गया ऑफिस में कि MDRT क्वालिफाई हुआ है। तो मेरे साथ मेरे ब्रांच के 2 लोगों ने और किया था। तो उसके बाद जब हम लोग MDRT के बारे में जाना हमने, तो इनकम अच्छी हुई थी, MDRT क्वालिफिकेशन का दर्जा मिल गया था। लगा यार बहुत अच्छा हो रहा है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। लेकिन वो एक दौर था जब उस साल बिजनेस को अच्छा हुआ था। अगले साल बहुत कम लोगों ने MDRT क्वालिफाई किया। 30 अक्टूबर तक आते आते हमारे ब्रांच में MDRT की कोई सुबुगाहट नहीं थी, और वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का टाइम होता है MDRT क्वालिफाई करने का। 2 महीने रह गए थे, नवंबर दिसंबर। मुझे बताया गया कि आपके MDRT में इतना बाकी है, और वो काफ़ी अच्छा खासा टारगेट बाकी था। मैंने कहा एक बार कहीं मैंने सुना था, आई थिंक श्री पंजाब सिंह जी ने एक ट्रेनिंग में कहा था, वंस MDRT इज लाइफ टाइम MDRT। तो मैंने कहा MDRT हो गए हैं एक बार तो हर साल होना चाहिए। तो मैंने उसको सीरियसली लिया, और अगले साल भी उस 2 महीने में बाकी बचे हुए टारगेट्स को पूरा करके MDRT क्वालिफाई किया। और अच्छी बात यह है कि तब से लेकर आज तक हर साल मैंने MDRT क्वालिफाई किया है। 2022 में 16वां साल लगातार मैंने MDRT क्वालिफाई किया। पहले MDRT 31 दिसंबर को होता था, फिर नवंबर में होने लगा, अक्टूबर में होने लगा। मतलब उसी टारगेट को मैंने सोचा कि उस टारगेट को कम से कम समय में कैसे किया जाए। आपको बता के बहुत अच्छा लग रहा है कि 2022 में मैंने इस टारगेट को सिर्फ 1 महीने में क्वालिफाई किया, जो कि एक देखिए MDRT करना ही इंश्योरेंस एजेंट का एक बहुत बड़ा ड्रीम कम ट्रू होता है कि मतलब अपने करियर में कम से कम एक बार MDRT तो क्वालिफाई करे, और वो मैंने लगातार 16 सालों से किया है। 2008 से मैं MDRT कर रहा था, और MDRT वालों ने एक क्राइटेरिया बनाया है कि जो उनकी मिनिमम क्राइटेरिया को पूरा करता है वो MDRT कहलाता है। उसी टाइम फ्रेम में, मतलब साल के 12 महीने में 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के बीच में जो आदमी जो इंश्योरेंस एजेंट उस टारगेट का 3 गुना बिजनेस करता है, वो COT कहलाता है, कोर्ट ऑफ द टेबल। और उसी टाइम फ्रेम में अगर वो MDRT के 6 टाइम बिजनेस को करे तो वो टॉप ऑफ द टेबल कहलाता है, TOT। तो हर इंश्योरेंस एजेंट का ड्रीम पहले तो यही होता है कि पहले MDRT क्वालिफाई करे। जब MDRT क्वालिफाई होने लगता है तो वो चाहता है कि COT करे, और फिर TOT करे। 2017 में मैंने COT क्वालिफाई किया, मतलब एक ही साल में 3 MDRT का लक्ष्य पूरा किया। उसके बाद से ऑलमोस्ट हर साल मैं COT कर रहा हूँ। टारगेट है पिछले 1-2 सालों से मैं कोशिश कर रहा हूँ, बहुत नज़दीक आके छूट जाता है TOT करने का। उम्मीद है आप सबका प्यार रहा तो TOT तक भी पहुँचेंगे, तो जल्द ही पहुँचेंगे। जब मैं जोनल मैनेजर क्लब मेंबर बना तो हम लोगों को कॉन्फ्रेंस के लिए आई थिंक बैंगलोर जाना था। मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ बैंगलोर गया। वहाँ LIC के मतलब जो एक बहुत बड़ा तबका होता है, जो ऊपर का मैनेजमेंट और LIC जोनल मैनेजर या चेयरमैन क्लब मेंबर के लोग और MDRT क्वालिफाइड लोग, वहाँ लोगों से मिलने का मौका मिला और बहुत एक्सपीरियंस शेयर हुए। तब मैंने जाना कि हम इंडस्ट्री में बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ा नहीं कर रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा बड़ा किया जा सकता है। मतलब एक आदमी कितना इंश्योरेंस ले सकता है ये इंश्योरेंस एजेंट नहीं तय कर सकता है, ये वो आदमी तय कर सकता है, बस उसे रियलाइज कराने की ज़रूरत है। तो अगर आप इस इंडस्ट्री में बने रहे और अपने स्किल को डेवलप करते रहे, आप नॉलेज गेन करते रहे, आप अपने फाइनेंशियल अपडेट्स के साथ मतलब नॉलेज को अपग्रेड करते रहे,
तो आपकी लॉटरी कभी भी लग सकती है। मतलब किसी भी दिन कोई अच्छा इंश्योरेंस प्रोस्पेक्ट, जिसको आप प्रोस्पेक्ट मान के बैठे हैं और जिसको जो आपकी लिस्ट में है, वो आपके शायद एक ही प्रपोजल से आपका MDRT, COT, TOT हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप सही नॉलेज के साथ सही व्यक्ति के सामने बैठे हो। तो ये इंडस्ट्री बहुत कमाल की है और बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए जा सकते हैं इस इंडस्ट्री में। मैं अपने शुरुआती दिनों में स्ट्रेटेजी की बात करूं तो मैं फाइनेंशियल प्लानिंग को ही लेके काम करता हूं। मैंने कभी इंश्योरेंस को एक प्रोडक्ट इंश्योरेंस सेल करने के हिसाब से कभी किसी के पास नहीं गया। मैं जाता हूँ उसकी फुल प्रूफ प्लानिंग की बात करता हूँ। उसके लाइफ में क्या रिस्क है, क्या उसके गोल्स है, क्या उसका रिसोर्सेज है, उसका क्या है, कितना धन है, कितना वो कमाता है और वो क्या क्या हासिल करना चाहता है और उसको वो किस टूल के थ्रू अचीव कर सकता है। देखिए, अगर पैसे हैं आपके पास तो बहुत रास्ते हैं। कोई आदमी FD करता है, कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, कोई गोल्ड में इन्वेस्ट करता है, कोई स्टॉक मार्केट में डालता है, कोई म्यूचुअल फंड करता है, कोई LIC पॉलिसी लेता है, कोई प्राइवेट कंपनी की पॉलिसी लेता है, कोई कमेटियां चलाता है, कोई वैसे लोन वोन पे बिजनेस करता है। तो हर आदमी को पैसे को लेकर अलग अलग अपनी रणनीति होती है, अपनी समझ होती है। लेकिन जरूरी नहीं कि वो उसके गोल से मैच करती हो या उसके गोल तक वो पहुंचा ही दे। तो इसीलिए हर आदमी एक ही, अगर एक ग्रुप के 4 लोग हैं और चारों की इनकम बराबर है, लेकिन आप देखिएगा चारों का बुढ़ापा अलग अलग होगा। डिपेंड करता है कि उन्होंने पैसे के साथ क्या क्या किया। तो मैं उसमें हेल्प करता हूँ कि आप जितने पैसे कमाते हैं और जो आपका लाइफस्टाइल है, उसमें से जो पैसे बचते हैं या जो पैसे बचाए जा सकते हैं, जो पैसे कट करके बचाए जा सकते हैं, उन पैसों को ऐसे कहाँ निवेश किया जाए कि उससे आपके लाइफ के गोल्स अचीव हो। लाइक आपका बुढ़ापा बहुत शानदार हो, आपके बच्चों की पढ़ाई के समय आपको लोन न लेना पड़े, आपकी बिटिया की शादी के समय आप जो बैंक्वेट हॉल चाहते हैं वो बैंक्वेट हॉल अफोर्ड करने के लिए आपका फाइनेंशियल बैकअप हो। और अगर कल खुदा न खास्ते कल कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली को वो दिन न देखना पड़े जो एक अनप्लान्ड आदमी के फैमिली को देखना पड़ता है। मतलब कहते हैं कि एक विडो का दर्द अगर हर औरत समझ लेना तो कोई इंश्योरेंस एजेंट किसी घर से खाली हाथ ना आए। लोग जाते हैं और पत्नियां अक्सर कहती हैं नहीं अभी वो साहब है नहीं और आप तो पीछे ही पड़ गए हैं, हमें नहीं कराना है LIC। लेकिन अगर उसे किसी विडो से अगर वो मिल ले और उसको समझ ले उसके दर्द को, तो वो शायद किसी इंश्योरेंस एजेंट को ना नहीं बोलेगी। और पति के बारे में कहा जाता है कि जो पत्नी से करे प्यार वो LIC से कैसे करे इनकार। मैंने बहुत सारे डेथ क्लेम दिलवाए हैं मेरे क्लाइंटों के कम, मैंने दूसरे क्लाइंट के। पहले मैं LIC ऑफिस में जब भी जाता था और वहाँ क्लेम डिपार्टमेंट में जितने लोगों को मैं देखता था, कुछ लोग जो कई बार आते थे, पता है मैंने महसूस किया कि लोग बहुत पीड़ित होते हैं, उनको एक हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत होती है। और उन्होंने कहीं से बीमा करा लिया, किसी से करा लिया, अब वो एजेंट नहीं रहा या प्रॉपर पेपर वर्क नहीं हो पा रहा है जिस वजह से उनका क्लेम नहीं मिल पा रहा है। तो मैंने लोगों की वहाँ हेल्प करनी शुरू करी। और लोग नॉर्मली अमूमन क्लाइंट ढूंढते हैं कस्टमर प्रीमियम पॉइंट पे या किसी प्रॉस्पर जगह पे। मैं वहाँ खड़ा होना शुरू किया जहाँ से लोगों को क्लेम में दिक्कत आती थी। तो मैं क्लेम फॉर्म भरने में एक्सपर्ट हो गया। 7-8 पन्ने का जो क्लेम फॉर्म होता है अलग अलग तरीके का, वो सब मैं धड़ाधड़ 15 से 20 मिनट में कंप्लीट करा के और सबमिट कराता था और कोशिश करता था कि इनको जल्दी जल्दी पैसा मिल जाए। और उसने मुझे बहुत हेल्प किया, उससे मुझे बहुत रेफरेंसेस मिले। जब किसी को पैसा मिल जाता है ना तो वो LIC का ब्रांड एम्बेसडर हो जाता है और मेरा भी। तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला। मेरे इंश्योरेंस एजेंट साथियों से मेरा अपील है या उनके लिए मेरा एक मैसेज है कि आप इस बड़े नोबेल प्रोफेशन में हैं और इस प्रोफेशन के थ्रू आप अपने क्लाइंट का, अपने जानने वालों का और अपने परिवार का बहुत भला कर सकते हैं। देखिए, अपने परिवार का भला तो खैर सबसे बाद में आता है। अपने क्लाइंट का भला कीजिएगा, उसके लिए प्रॉस्पेरिटी के साधन जुड़ाइएगा, उसको ऐसी एडवाइस दीजिएगा जिससे वो प्रॉस्पर हो सके, उसके पास खूब धन धान्य पैसा हो और एक अच्छी प्लानिंग कीजिएगा। कोई भी मरने की बात नहीं सुनना चाहता है, तो मरने के अलावा भी बहुत सारे उसके लाइफ में गोल्स हैं। उसके बच्चों की एजुकेशन, बिटिया की शादी, अपना रिटायरमेंट, ये 3 सबसे प्राइम गोल हैं। उसके बाद घर का होम लोन रीपे करना, गाड़ी खरीदना, हॉलीडे पे जाना, ऐसे बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं जिसको लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू इंश्योर किया जा सकता है और एक सिक्योर्ड वे में प्लान किया जा सकता है। आजकल हर आदमी, देखिए, इंश्योरेंस के महत्व को तो कोई नकारता नहीं है। वो भले ये हो सकता है कि वो एंडोमेंट लेना चाहे या टर्म इंश्योरेंस लेना चाहे या मनी बैक पॉलिसी लेना चाहे या यूलिप पॉलिसी लेना चाहे, वो इंश्योरेंस को
नहीं तो कर ही नहीं सकता। मतलब मुझे कुछ हो जाए और मेरी फैमिली को कोई आके पैसा दे जाए, ये सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी करती है और कोई नहीं करता है। मतलब मैं नहीं रहूं और मेरे घर वालों को 1 करोड़ रुपया या 50 लाख दे जाए, इंश्योरेंस के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। ठीक है, कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जिसको मैं 1 लाख रुपया या 50,000 रुपये दे दूं और मेरे नहीं रहने पे मेरे घर वालों को 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपया दे जाए। ये सिर्फ इंश्योरेंस करता है। सो इंश्योरेंस का कोई रिप्लेसमेंट है नहीं, बस आपको सही उसके गोल के साथ मैच करते हुए आपकी प्लानिंग करनी है। तो आप जिस काम में हैं बहुत नोबेल काम है, आप इसको नोबेल तरीके से ही कीजिए। आप किसी क्लाइंट को अपना क्लाइंट या ऐसा मत समझिए कि वो आपके लिए आज नो वन कैन फूल पर्सन ट्वाइस। ठीक है, कहते हैं कि एक आदमी किसी को दूसरे को बेवकूफ नहीं बना सकता, अगर बेवकूफ बना भी सकता है तो शायद एक बार बना सकता है। सो यू कांट मेक फूल ऑल द मैन ऑल द टाइम्स। सो आप अच्छा कीजिएगा ना, उसके बारे में सोचिएगा तो हो सकता है आज आपको लाभ कम हो, लेकिन वो रिकरिंग लाभ होगा। आज कम होगा, कल हो सकता है वो कुछ ऐसा प्रोडक्ट ले जिससे आप में थोड़ा लाभ ज्यादा हो, लेकिन अगर वो क्लाइंट आपके साथ बना हुआ है और उसकी आप प्रोस्पेरिटी की बात कर रहे हैं, उसके भले की बात कर रहे हैं, तो वो आपके साथ इंटैक्ट रहेगा, लंबे समय तक रहेगा। तो क्लाइंट रिटेंशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन न्यू क्लाइंट एक्विजिशन। नया क्लाइंट तो एक्वायर करना ही है, नया क्लाइंट तो आपको उस पुराने क्लाइंट के ही रेफरेंस से मिलेगा और वो ज्यादा सॉलिड होगा। बजाय कि आप रोज नए क्लाइंट ढूंढते रहें, आपने पुराने क्लाइंट की इतनी अच्छी सेवा कीजिए, इतनी अच्छी सर्विस दीजिए। तो सर्विस इज द की इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। दूसरा, आपकी जो नॉलेज है उसके थ्रू जो आप होमवर्क करते हैं, जो अपने इंश्योरेंस एजेंट को जो सर्विसेज देते हैं और जो सजेशंस देते हैं, जिसके थ्रू वो एक वेल्थ क्रिएशन कर पाता है, अपना अच्छा रिटायरमेंट प्लान कर पाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके इस जर्नी में बहुत ऐसा टाइम आता है जब आपको फेलियर का सामना करना पड़ता है। तो मैं भी बताता हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, बहुत बड़ा ऐसा हुआ कि मैं बहुत अच्छा प्रपोजल बना के लेके गया और सामने वाले ने मना कर दिया। बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं एक ही दिन में 3-3, 4-4, 5-5 लोगों से मिला और मुझे सबसे ना सुनना पड़ा। बहुत बार ऐसा हुआ कि लोग ही नहीं मिल रहे, जिसको फ़ोन करता हूँ फोन नहीं उठा रहा है और मैं परेशान हूँ। मेरे टारगेट्स, मैं चाहता हूँ कि मेरे टारगेट्स समय पर पूरे हो जाएं और कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है, कोई मिल रहा है तो हाँ नहीं बोल रहा है। तो वो एक पैच आता है। जैसे हर क्रिकेटर आउट ऑफ फॉर्म होता है ना, वैसे हमारी इंडस्ट्री में भी बहुत समय ऐसा होता है जब हम काम करते हैं या प्रयास करते हैं, लेकिन वो सफल नहीं होता, वो प्रोस्पेक्ट हाँ नहीं कहता है। तो उस समय निराशा होती है, उस समय उदासी होती है, उस समय डिमोटिवेशन होता है और उसी समय आपको आपके मेंटर, आपके कोलीग्स, आपके अचीवमेंट्स आपकी हेल्प करते हैं। मैंने बहुत कुछ अचीव किया है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। मुझे नोएडा में लोग सेलिब्रिटी इंश्योरेंस एडवाइज़र बोलते हैं, क्योंकि मेरे सबसे ज़्यादा सेलिब्रिटी क्लाइंट्स हैं। आप न्यूज़ चैनल चलाइए और आपके घर में अगर 10 न्यूज़ चैनल आते होंगे तो उसमें से शायद 5, 7, 8 के एंकर मेरे क्लाइंट होंगे। आप नोएडा के किसी बड़े बिजनेसमैन का नाम लीजिए, हो सकता है वो या उसका कोई रिश्तेदार मेरा क्लाइंट होगा। आप किसी अच्छे IAS अफसर या IPS अफसर के बारे में बात करें, हो सकता है उस लॉबी में भी 1-2 क्लाइंट होंगे मेरे। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अच्छे लोगों का, मतलब जिनके साथ मैं उठना बैठना पसंद करता हूँ, उन लोगों का बीमा करूँ। तो आप किसको टारगेट करते हैं, कैसे टारगेट करते हैं, उसके लिए क्या एडवाइस करते हैं, ये बहुत मैटर करता है। आप एक कंपनी में गए और उसके सिक्योरिटी गार्ड को भी पॉलिसी समझा सकते हैं, उसके फाइनेंस में जो अकाउंट्स में जो लड़का है उसको भी पॉलिसी समझा सकते हैं, उसके जो फाइनेंस का जो हेड है उनको भी पॉलिसी समझा सकते हैं और उनके मालिक को भी पॉलिसी समझा सकते हैं। सो व्हाई नॉट यू चूज द बेस्ट। आप उस आदमी को समझाए ना, हो सकता है उसको समझाने थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़े, आपको स्किल्ड ज़्यादा होना पड़े, आपको पेशेंस ज़्यादा रखना पड़े, आपको ज़्यादा समय तक इंतजार करना पड़े, बट आपको फल भी तो बड़ा मिलेगा। सो आप थोड़ा बड़ा सोचिए, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाने की बजाय ऊपर से नीचे आइए। मतलब किसी मालिक को, किसी कंपनी के मालिक से मिलिए, उनको इंश्योरेंस समझाइए। मैं एक घटना बताता हूँ आपको। बहुत पहले की बात है, मैंने एक कंपनी में मेरे एक अकाउंटेंट थे जो मेरे मित्र थे। मैं उनको अक्सर बोलता था कि यार अपने बॉस से मेरी मीटिंग करवा दीजिए, और वो कहते थे ठीक है मैं करा दूंगा, लेकिन मेरे बॉस बहुत बिजी रहते हैं, तो जब कभी समय मिलेगा मैं कराऊंगा। 2-3-4 साल तक ऐसे मैं उनके पीछे पड़ा रहा। तो एक दिन फाइनली उन्होंने मुझे कहा कि आ जाओ, मैं तुम्हें बॉस से मिलवाता हूँ। और उन्होंने बॉस को मेरे बारे में बताया और मैं चला गया उनके केबिन में। जब मैं उनके केबिन में गया तो उन्होंने पूछा कि
क्या करते हो? मैंने कहा सर मैं इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का काम देखता हूँ और मैं फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आपसे मिलना चाहता हूँ। तो उसने छूटते ही पूछा उन्होंने कि कैसे आए हो? मैंने कहा सर बाइक से। तो कह रहा पहले अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करो। मुझे वो बात तुरंत समझ नहीं आई, लेकिन फिर मुझे लगा कि बात तो उन्होंने बिल्कुल जेन्युइन करी है। एक मोटरसाइकिल पे चलने वाला आदमी एक BMW चलाने वाले आदमी को क्या एडवाइस देगा? मैंने सोचा कि यार बात सही है, बात में दम है। तो आप जिस लेवल पे होते हैं ना, उस लेवल के लोगों को आसानी से समझा सकते हैं। आपके लेवल से ऊपर वाले लोगों को समझाने के लिए आपको अपना लेवल अप करना पड़ता है। रिसेंटली मैंने एक बड़ी गाड़ी बुक की है और मैं उस सेगमेंट के लोगों तक पहुंचना चाहता हूं ताकि मैं उन लोगों को समझा सकूं, क्योंकि उनके सेगमेंट में घूमने वाला इंश्योरेंस एजेंट नहीं है, वो बिजनेसमैन ही है और वो सब बिजनेस की बातें करते हैं। कोई भी बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स के बारे में या लाइफ में अनसर्टेनिटी के बारे में बात नहीं करता। तो अगर मैं उस सेगमेंट का हिस्सा होऊंगा, अगर उस सर्कल का मैं हिस्सा होऊंगा, तो मैं उसको बता सकता हूं कि और वैसे भी कोर ग्रुप में किसी बिजनेसमैन के कोर ग्रुप में 4 लोग तो होते ही हैं। एक उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक उसका मेडिकल असिस्टेंट जो उसको मेडिकल हेल्प देता है या मेडिकली गाइड करता है कि उसके हेल्थ के लिए क्या ठीक है, एक उसका लीगल एडवाइजर और एक उसका पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर। तो अगर मैं उसके पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर के रोल में होऊंगा तो और मेरा क्लाइंट अगर 200 करोड़ का मालिक है तो उसका इंश्योरेंस कितना होगा? आप सोचिए, 10 लाख 20 लाख की पॉलिसी तो लेगा नहीं, तो वो करोड़ की पॉलिसी लेगा। अगर मैं वही कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं और अपडेटेड हैं और इंडस्ट्री में टिके हुए हैं, तो बस सही जगह पे सही क्लाइंट का इंतजार कीजिए, सही नॉलेज आप करके रखिए। आपको सही अपडेट करके रखिए, सही नॉलेज के साथ रखिए, आप किसी भी दिन आपकी लॉटरी लग सकती है। ठीक है, यही मैसेज है मेरा कि इस नोबेल काम में है, नोबेल तरीके से कीजिए, बहुत अच्छे से कीजिए और सक्सेस आपकी बस राह देख रही है। आप प्रयास कम कर रहे हैं शायद, इसलिए देर से पहुंचेंगे। अगर आप अपने प्रयास को थोड़ा 10% बढ़ा दें, कहता है 100% मेहनत करके कभी कोई चीज़ हासिल नहीं हुई है, या 100% मेहनत करने से कभी कोई बड़ा मुकाम नहीं हासिल होता। उसके लिए 101% करना होता है और वो एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। तो जहां आप थक जाएं, जहां आपकी कोशिशों की सीमा खत्म हो जाए, जस्ट +1 your effort. Thank you.